नमस्कार। आज की इस वीडियो में मानव जनन के अंतर्गत हम लोग निषेचन और रोपण के बारे में आवश्यक जानकारियां प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि निषेचन किसे कहते हैं, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम निषेचन कहते हैं। और अगर हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य में जो नर युग्मक होता है वो शुक्राणु है और जो मादा युग्मक है वो अंड है। तो शुक्राणु और अंड के संलयन को हम निषेचन कहते हैं। ये निषेचन दो प्रकार का होता है, एक अंतः निषेचन और एक बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन का मतलब यह है कि यदि शरीर के बाहर नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है तो वो बाह्य निषेचन है। जैसे आप मेढक की बात करें, जैसे आप मछलियों की बात करें, इनमें बाह्य निषेचन होता है। लेकिन यदि यह मिलन नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलन शरीर के भीतर होता है तो उसे हम अंतः निषेचन कहते हैं। और मनुष्य में जो है अंतः निषेचन की प्रक्रिया ही पाई जाती है। मनुष्य में स्त्रियों की अंडवाहिनी के इस्थमस और एम्पुला की संधि स्थल पर यह निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये संरचना आपकी अंडवाहिनी है और अंडवाहिनी के तीन भाग होते हैं, पहला कीप, फिर दूसरा एम्पुला और तीसरा संग्रह भाग इस्थमस। तो जहां पे एम्पुला और इस्थमस आपस में मिलते हैं उस स्थान को हम इस्थमस एम्पुला संधि स्थल कहते हैं और यहीं पे आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के लिए आप जानते हैं कि आपको मादा युग्मक चाहिए और नर युग्मक चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि यह प्रक्रिया अंडोत्सर्ग के बाद ही संपन्न होगी। फीमेल में अंडाशय से जब अंडोत्सर्ग होता है, ओव्यूलेशन होता है, तो आपको ये पता होगा कि मासिक चक्र के 14वें दिन, जो 28 दिन का मासिक चक्र होता है, उसके लगभग 14वें दिन जो है फीमेल के अंडाशय में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके अंतर्गत एक द्वितीयक अंडक, जिसको हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं, वो मुक्त होता है। और यहाँ से इस अंडाशय से जब सेकेंडरी oocyte मुक्त होता है तो वो इस फिम्बरी के द्वारा, ये जो उंगली नुमा भार हैं, इस फिम्बरी के द्वारा देह गुहा से लिया जाता है और अंडवाहिनी के अंदर क्या किया जाता है, धकेल दिया जाता है। आप जानते हैं कि इसके अंडवाहिनी के अंदर अनेक रोम रूपी संरचनाएं पाई जाती हैं एपिथेलियम में, जो इस द्वितीयक अंडक को अंडवाहिनी के अंदर ले जाने का काम करता है। ये जो द्वितीयक अंडक आपका अंडोत्सर्ग के बाद बनता है फीमेल में, आपको ये ध्यान रखना है कि 24 से 48 घंटे तक का ही इसका जीवन काल होता है। तो अगर 14वें दिन अंडोत्सर्ग हुआ है तो ये अंडा जो है फर्टिलाइजेशन कितने समय तक कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा मासिक चक्र के 15वें दिन तक। तो 14 से 15 दिन, 15वां जो दिन होता है मासिक चक्र का, उसी में ये द्वितीयक अंडक क्या हो सकता है, फर्टिलाइज हो सकता है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस द्वितीयक अंडक की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है। देखिए, इसकी उत्पत्ति हुई है प्राथमिक अंडक से, प्राइमरी oocyte से। और आपने oogenesis अगर पढ़ी है तो आपको पता होगा कि प्राइमरी oocyte जब मियोसिस फर्स्ट में प्रतिभाग करता है तो आपका द्वितीयक अंडक बनता है। और ये द्वितीयक अंडक अब मियोसिस सेकंड में जाता है, लेकिन मियोसिस सेकंड में जब ये प्रवेश करता है तो ये द्वितीयक अंडक में मेटाफेज 2 अवस्था में ही जो आपका विभाजन है वो क्या होता है, रुक जाता है, क्योंकि इस अंडक के अंदर तारक केंद्र नामक संरचना नहीं पाई जाती। ये आप ध्यान रखिएगा कि द्वितीयक जो अंडक बना मियोसिस फर्स्ट के बाद, ये द्वितीयक अंडक मियोसिस सेकंड में प्रतिभाग करता है और मियोसिस सेकंड में प्रतिभाग करने के दौरान ये मेटाफेज सेकंड अवस्था में क्या होता है, रुक जाता है, क्योंकि इसके पास तारक केंद्र मौजूद नहीं है। और इसीलिए द्वितीयक अंडक अपने इस विभाजन को पूरा तभी कर पाएगा जब इसमें सेंट्रियोल, या जिसको हम तारक केंद्र कहते हैं, वो मौजूद हो। और ये तारक केंद्र इसको मिलता है किससे, शुक्राणु से। तो आप ये ध्यान रखिए कि अंडाशय से जो मुक्त हुआ द्वितीयक अंडक है, जो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में प्रतिभाग कर चुका है, लेकिन ये विभाजन की प्रक्रिया उसमें पूरी नहीं हुई है, वो पूरी तभी होगी जब वो शुक्राणु के संपर्क में आएगा। शुक्राणु अपना समीपस्थ तारा केंद्र उसको देगा और उसके बाद ही द्वितीयक अंडक में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है और फिर अंड बनता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस समय
जब ये द्वितीयक अंडक आपका अंडवाहिनी में प्रवेश कर रहा होता है, उस समय इसकी संरचना कैसी होती है? एक डायग्राम में आप समझने का प्रयास कीजिए। ये द्वितीयक अंडक है, जिसके बाहर एक पतली सी झिल्ली है, जिसको हम क्या कहते हैं, वाइटिलाइन झिल्ली कहते हैं। और वाइटिलाइन झिल्ली के बाहर पाया जाता है आपका क्या, ज़ोना पेल्लुसिडा। आप जानते हैं कि ये द्वितीयक अंडक अंडाशय से मुक्त हुआ और अंडाशय के अंदर की संरचना से मुक्त हुआ, ग्राफियन फॉलिकल। तो जब ग्राफियन फॉलिकल फटती है और ये द्वितीयक अंडक मुक्त होता है, तो उस समय ग्राफियन फॉलिकल की कुछ कोरोना रेडिएटा कोशिकाएं भी इस द्वितीयक अंडक के साथ अलग हो जाती हैं। तो ये आप देख रहे हैं कुछ कुछ कोरोना रेडिएटा की कुछ कोशिकाएं भी इस ज़ोना पेल्लुसिडा के बाहर आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये द्वितीयक अंडक की एक संरचना है जो अंडाशय से मुक्त होकर अंडवाहिनी के अंदर प्रवेश करती है। अब देखिए, निषेचन के लिए जो आपका द्वितीयक अंडक है, वो ओव्यूलेशन के बाद यहाँ से मूवमेंट करता हुआ अंडाशय से बाहर निकल के मूवमेंट करता हुआ अंडवाहिनी में पहुंच चुका है। इस्थमस एम्पुला के संधि स्थल पर ये द्वितीयक अंडक पहुंच चुका है। अब हमें निषेचन के लिए आवश्यकता है नर युग्मक की, शुक्राणु की। तो देखिए, जब ये फीमेल मेल के साथ संसर्ग करती है, तो मैथुन क्रिया, कॉपुलेशन की जो क्रिया है, उसके दौरान मेल अपना वीर्य इस फीमेल की योनि में छोड़ेगा और उस वीर्य में लाखों जो शुक्राणु होते हैं वो मूवमेंट करते हैं किस ओर, गर्भाशय से होते हुए इस अंडवाहिनी की ओर मूवमेंट करते हैं और इसी स्थान पे पहुंचते हैं जिसको हमने इस्थमस एम्पुला संधि स्थल कहा था। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि लाखों शुक्राणुओं में से केवल वही शुक्राणु इस अंड को फर्टिलाइज करेगा जो क्या होगा, बिल्कुल एक्टिव होगा। यहाँ ये भी ध्यान रखिए कि एक ही शुक्राणु इस अंड को, द्वितीयक अंडक को फर्टिलाइज करता है। अगर एक से अधिक शुक्राणु ये काम करेंगे तो ये जो आपका द्वितीयक अंडक है ये क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो किस प्रकार से ये क्रिया होती है, थोड़ा सा हम इसको समझ लें। देखिए, ये एक शुक्राणु का डायग्राम है और शुक्राणु के शीर्ष पर एक संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम, जो गोल्गी काय से बनी संरचना है। और ये एक्रोसोम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का श्रावण करता है, जो प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो इस एक्रोसोम से निकलते हैं, वो द्वितीयक अंडक की ये जो आपकी लेयर है, जिसको हमने क्या कहा था, ज़ोना पेल्लुसिडा लेयर, इस लेयर को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, गला देते हैं। और जैसे ही ये एक्रोसोम से निकले एंजाइम इस ज़ोना पेल्लुसिडा लेयर को गलाते हैं, शुक्राणु का केंद्रक और शुक्राणु का तारक केंद्र ये इस द्वितीयक अंडक के भीतर क्या होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि शुक्राणु का अंड के अंदर प्रवेश हो गया, शुक्राणु का जो केंद्रक है और शुक्राणु का जो आपका क्या था, तारक केंद्र, वो दोनों इस द्वितीयक अंडक के भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही ये क्रिया होती है, वैसे ही ये जो ज़ोना पेल्लुसिडा की जो लेयर है, इसकी स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन हो जाता है, इसकी संरचना में कुछ परिवर्तन हो जाता है और ये जो लेयर है ये कठोर हो जाती है, जिसके कारण से अब कोई भी शुक्राणु इसके भीतर प्रवेश नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही एक शुक्राणु जो सबसे एक्टिव शुक्राणु है, जब उसका केंद्रक और तारक केंद्र इस द्वितीयक अंडक के भीतर प्रवेश कर जाता है, तो उसके बाद ज़ोना पेल्लुसिडा लेयर में परिवर्तन होते हैं, जिसके बाद अब कोई भी शुक्राणु इस द्वितीयक अंडक को पेनिट्रेट नहीं कर सकता। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो द्वितीयक अंडक है, ये अभी अंड नहीं है, ये समझ लीजिए, ये अभी मादा युग्मक नहीं है। ये द्वितीयक अंडक है, ये अभी मादा युग्मक नहीं है। इसे मादा युग्मक बनने के लिए मियोसिस सेकंड की प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था कि अंडाशय से मुक्त होने के बाद जो द्वितीयक अंडक है, ये मियोसिस सेकंड में प्रतिभाग तो कर रहा है, लेकिन ये क्रिया जो मियोसिस की है कहाँ रुक गई है, मेटाफेज सेकंड में रुक गई है, क्योंकि इस द्वितीयक अंडक के पास अपना तारक केंद्र नहीं है। लेकिन जैसे ही शुक्राणु का तारक केंद्र इस द्वितीयक अंडक के अंदर प्रवेश करता है, ये जो द्वितीयक अंडक है अब क्या करता है, अपने मियोसिस की क्रिया को क्या कर देता है, रुकी हुई जो मियोसिस की क्रिया है उसे समाप्त कर देता है। और अब ये द्वितीयक अंडक दो भागों में टूट जाता है, जिसमें से एक संरचना को हम क्या कहते हैं, अंड, और दूसरी छोटी सी संरचना को हम कहते हैं ध्रुवकाय द्वितीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए कि अंडाशय से जब अंड मुक्त होता है तो ये अंड नहीं है, ये द्वितीयक अंडक है। ये वो द्वितीयक अंडक है जो मियोसिस सेकंड में प्रतिभाग कर रहा है, लेकिन तारक केंद्र की अनुपस्थिति के कारण से ये मेटाफेज सेकंड अवस्था में क्या हो गया, अटक गया है, आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन जैसे ही ये शुक्राणु के संपर्क में आया,
शुक्राणु ने अपना तारक केंद्र इसको दिया। तारक केंद्र मिलते ही इस द्वितीयक जो अंडक है, इसने अपनी मियोसिस की क्रिया को क्या किया, अर्धसूत्रीय विभाजन की रुकी हुई क्रिया को क्या किया, पूरा किया। और अब ये जो द्वितीयक अंडक है, इसका जो केंद्रक है वो विभाजित हो जाता है दो संरचनाओं में, जिनमें से एक को हम कहते हैं अंड और एक होता है ध्रुवकाय द्वितीय, सेकंड पोलर बॉडी। तो ये जो संरचना बनी अब द्वितीयक अंडक से अंड, ये है मादा युग्मक। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मादा युग्मक बाद में बनता है, शुक्राणु के संपर्क में आने के बाद में मादा युग्मक का निर्माण होता है। यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ध्रुवकाय है, पोलर बॉडी, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, बहुत छोटी संरचना है, इसका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन ये जो अंड है, ये अंड अब शुक्राणु के केंद्र के साथ संलयित हो जाता है और इसी क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। तो ये बात आप क्लियर हो जानी चाहिए। एक बार दोबारा से समझ लीजिए कि अंडाशय से मुक्त हुआ द्वितीयक अंडक, द्वितीयक अंडक अंडवाहिनी से पहुंचा कहाँ, इस्थमस एम्पुला के संधि स्थल पर। वहां उसने शुक्राणु का इंतजार किया। शुक्राणु योनि से होते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। शुक्राणु का जो एक्रोसोम है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम निकालता है, जिससे ये जो आपका द्वितीयक अंडक है, इसकी जूना पेलुसिडा लेयर क्या होती है, गल जाती है। ये शुक्राणु अपना केंद्रक और सेंट्रियोल तारक केंद्र द्वितीयक अंडक के भीतर प्रवेश करा देता है। जैसे ही ये आपका सेकेंडरी oocyte शुक्राणु के तारक केंद्र को लेता है, वैसे इसमें मियोसिस की जो क्रिया रुकी हुई थी अब तक, वो क्या होती है, पूरी हो जाती है। और ये द्वितीयक अंडक दो संरचना बनाता है, जिसमें से एक को हम कहते हैं अंड और एक को कहते हैं पोलर बॉडी सेकंड। और अब ये जो अंड बना, यही मादा युग्मक है जो शुक्राणु से प्राप्त हुए शुक्राणु के केंद्रक से क्रिया करता है और आपस में फ्यूज होकर के क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। और ये शुक्राणु के केंद्रक और अंड के मिलने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब देखिए, निषेचन हो गया और आपको बताया कि निषेचित अंड को हम क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। अब ये युग्मनज क्या करता है, ये युग्मनज गर्भाशय की ओर गमन करता है। ये जो आपका युग्मनज है, अब ये कहाँ मूवमेंट करता है, गर्भाशय की ओर गमन करता है। और युग्मनज में अगले 24 घंटे के उपरांत ही पूर्णभंजी विभाजन आरंभ हो जाते हैं। जैसे युग्मनज बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, युग्मनज बनता है, उसके बनने के 24 घंटे के भीतर भीतर उसमें आपके पूर्णभंजी विभाजन क्या होते हैं, आरंभ हो जाते हैं। 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर, जैसे मैंने आपसे कहा 24 घंटे में उसमें विभाजन शुरू हो जाते हैं, तो लगभग 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर उसमें पहला विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप ये जो आपका जाइगोट है, युग्मनज है, ये दो कोशिकीय अवस्था में आ जाता है। आप डायग्राम में देखिए, ये दो कोशिकीय अवस्था में आपका आ गया। बाहर जोना पेलुसिडा की लेयर है आपकी, और अंदर क्या हो गया, निषेचित अंड का जो केंद्रक है वो दो कोशिकीय अवस्था में आ चुका है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये आपका जाइगोट गर्भाशय की ओर मूवमेंट करेगा, वैसे वैसे इसमें विभाजन क्या होता जाएगा, तीव्र होता जाएगा, तेजी से होता जाएगा। और दो कोशिकीय अवस्था से कितनी कोशिकीय अवस्था बन जाएगी, चार कोशिकीय अवस्था बन जाएगी। और शीघ्र 4 से 8 से 16 कोशिकीय अवस्था बन जाती है, जिसको हम मोरुला अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, मारुला अवस्था कहते हैं। और मारुला अवस्था आते आते लगभग निषेचन के बाद ये तीसरा दिन होता है, मतलब तीसरे दिन में ये जो जाइगोट है, ये क्या बना लेता है, आपका मारुला बना देता है, जिसमें लगभग कितनी कोशिकाएं होती हैं, 8 से 16। ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को हम नाम देते हैं क्या, ब्लास्टोमियर। अब देखिए, निषेचन हो चुका है और शिशु निर्माण की क्रिया भी आरंभ हो चुकी है। तो अब हमें इस जोना पेलुसिडा की इस सुरक्षा कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। तो धीरे धीरे ये जो जोना पेलुसिडा की लेयर है, ये आपकी क्या होने लगती है, गायब होने लगती है। आप डायग्राम में देखिए, ये जोना पेलुसिडा की लेयर क्या हो रही है, धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है। तो मॉरुला आते आते लगभग निषेचन के बाद कौन सा दिन होता है, तीसरा दिन होता है, जब मॉरुला बन जाता है। और मॉरुला में जोना पेलुसिडा की लेयर क्या होने लगती है, धीरे धीरे गायब, डिसअपियर होने लगती है। अब इस मारुला में काम का विभाजन होता है कोशिकाओं के बीच में। फंक्शन काम करने के लिए क्या होता है, विभाजन होता है। कोशिकाएं डिसाइड करती हैं कि ये काम तुम करोगे और ये कोई काम तुम करोगे। तो ये जो 16 कोशिकाएं हैं, अब ये दो समूह में बढ़ जाती हैं। बाहर की जो कोशिकाएं हैं, उनको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट कोशिका। और भीतर की जो कोशिकाओं का समूह है, उनको हम कहते हैं आंतरिक कोशिका पिंड। ध्यान रखिएगा, बाहर की जो कोशिकाएं हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कोशिका। और जो अंदर की कोशिकाएं हैं, इनको हम कहते हैं आंतरिक कोशिका पिंड।
जैसा मैंने आपसे कहा कि ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं और आंतरिक कोशिका पिंड जो हैं, इनमें कार्य का विभाजन हो जाता है। तो इस समय ये जो दोनों स्तर हैं, ये अलग-अलग प्रकार से अपने-अपने तरीके से विभाजन शुरू करते हैं। और विभाजन इस प्रकार से होता है, तो आप देखेंगे कि जो आंतरिक कोशिका पिंड है, ये विभाजित होके संगठित है। एक साथ समूह में इसने कोशिकाएँ बनाई, जबकि जो ट्रोफोब्लास्टिक कोशिकाएँ ये लगातार विभाजित होके क्या होती जा रही हैं, इस आंतरिक पिंड से क्या होती जा रही हैं, दूर होती जा रही हैं। जिस कारण से बीच में ये एक गुहा बन गई, जिसको हमने क्या नाम दिया, ब्लास्टोसिस्ट गुहा या ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। और ये संरचना अब क्या कहलाती है, ब्लास्टोसिस्ट, जो ब्लास्टुला के समान है। जैसे अन्य जंतु में ब्लास्टुला पाया जाता है, तो ये ब्लास्टोसिस्ट जो अवस्था है, ये ब्लास्टुला के समान होती है। और लगभग निषेचन के बाद जो 5वां दिन होता है, तब तक ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, निर्मित हो चुका होता है। लगभग 7वें दिन में, निषेचन के बाद लगभग 7वें दिन में, अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट आपका बना, इसको पोषण की आवश्यकता पड़ती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है अपने आगे के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, अब गर्भाशय की दीवार से जुड़ने का प्रयास करता है और इसी क्रिया को हम नाम देते हैं रोपण या प्लांटेशन। अगर आप डायग्राम में देखें, तो देखिए यहाँ पे इस्थमस एम्पुला का जो संधि स्थल है, यहाँ से 2 कोशिकीय अवस्था, 4 कोशिकीय अवस्था, फिर क्या हुई 16 कोशिकीय अवस्था, जिसको हमने क्या कहा था, मॉरूला। और उसके बाद ये लगभग 32 कोशिकीय अवस्था, जिसको हमने ब्लास्टोसिस्ट कहा, ये यहाँ पे आया और ये अपने ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं के माध्यम से गर्भाशय की अंतः स्तर से, अंतः भित्ति से क्या हो गया, जुड़ गया। और इस आपके ब्लास्टोसिस्ट का गर्भाशय की भित्ति से जुड़ जाना, गर्भाशय की अंतः भित्ति से जुड़ जाना, यही क्रिया कहलाती है रोपण या इम्प्लांटेशन। और ये काम क्यों हुआ, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट को अब आगे की क्रिया के लिए पोषण की आवश्यकता है, जो वो गर्भाशय से लेगा। भ्रूण की जो आंतरिक कोशिका पिंड है, ये जो भ्रूण का आंतरिक कोशिका पिंड है, आप ये ध्यान रखिएगा कि ये, जैसा मैंने आपसे पहले ही कहा कि इनमें कोशिकाओं में कार्य का विभाजन हो चुका है, तो ये जो आंतरिक कोशिका पिंड होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है भविष्य में मानव के सभी ऊतकों के डेवलपमेंट के लिए। इसी आंतरिक पिंड से सभी ऊतकों का निर्माण होता है और इसीलिए इस आंतरिक कोशिका पिंड को हम एम्ब्रायोनल नॉब या भ्रूणीय पिंड के नाम से भी जानते हैं। आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस में इस संबंध में भ्रूण का ज़्यादा विकास के बारे में नहीं बताया गया है। इससे कौन-कौन सी भित्तियाँ बनेंगी, क्या बनेंगी, कैसे ऑर्गन्स डेवलप होंगे, इसके बारे में आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं के माध्यम से ये गर्भाशय से पोषण ले रहा है और ये जो कोशिकाओं का समूह है, जिसको हमने आंतरिक कोशिका पिंड कहा, इसके माध्यम से भविष्य में सभी अन्य ऊतकों का विकास होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।